देखिए, चैप्टर नंबर है आपका ये 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के नाम से दिया गया है। ठीक है, अब देखो केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बेसिक फंडा क्या है या मतलब क्या है, तो इस चीज को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या एग्जैक्टली केमिकल बॉन्ड कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है और कोई कंपाउंड बनाता है। ठीक है, या फिर हम कहे तो कोई मॉलिक्यूल बना के लेता है। ठीक है, ये दोनों हमारे एलिमेंट हैं। अब ए, हम यहाँ ए सिंगल मॉलिक्यूल तो लेंगे नहीं। ठीक है, नॉट सिंगल मॉलिक्यूल मतलब एक से अधिक मॉलिक्यूल होगा। उसी तरीके से बी का भी ठीक है, अभी बी है तो बी भी आपका जो होगा वो भी सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है, नो सिंगल मॉलिक्यूल मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो जाहिर सी बात है ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए तो ए आपस में जुड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से आपका बी जो है वो भी आपस में जुड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ए का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा और बी का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ से क्या बनाना है, इसको इसको बनाना है ए और बी। ठीक, तो यहाँ पे हमको न्यू बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, या फिर यूं कहे तो न्यू बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ओल्ड बॉन्ड है, जो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक, तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो जब एक रिएक्शन चलता है, जब एक केमिकल रिएक्शन चलता है, प्रोसीड करता है, तो एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड्स है क्या, ये जो बॉन्ड है ये एक रिलेशन है। ठीक है, जुड़ाव है एक एटम का दूसरे एटम के प्रति, चाहे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति। जैसे अभी मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से हम Na और Cl का एग्जांपल देख सकते हैं कि Na जो है वो Cl से जुड़ता है, फिर Cl और Cl आपस में जुड़े होते हैं, जुड़ने के बाद वो इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें, आवाज कट कट कर आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा प्रीति। ठीक है, थोड़ा बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। अब मेरे यहाँ लाइट भी नहीं है कल से ही, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें O2, तो ऑक्सीजन अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। ठीक, तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उसी तरीके से CO2 मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बेसिकली केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मेनली कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें हम मेनली कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी कोवलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 हो गया या O2 हो गया या फिर Cl2 हो गया, तो इन सब का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन सब का, तो इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स किस टाइप के होते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के नेचर क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, जो 8 का रूल हम पढ़ते हैं कि एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एटम स्टेबल होना चाहिए, ऑक्टेट रूल क्या है। उसके बाद इस ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे। और वो थ्योरीज बेसिकली करेंगे क्या? वो थ्योरीज हमको मॉलिक्यूल को समझने में मदद करेंगे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ऑर्बिटल्स पढ़ा था, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उस ऑर्बिटल्स के नेचर को पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और वो बॉन्ड कैसा दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस चैप्टर का जो नाम है वो एक्चुअल में क्या दिया गया है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल रिएक्शन से जो हमको बॉन्ड देखने को मिलेगा, वो बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बॉन्ड देखने में कैसा है। ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लोग कट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो उससे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। The attractive forces which binds together various constituent वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे हम कहेंगे एटम्स हो जाए, चाहे तो आयंस हो जाए, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट केमिकल species is called chemical bond। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है कि एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जिसके वजह से आपका या तो एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, चाहे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, या यूं कहे तो आयंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें तो सोडियम का आयन Na+ जो है, ये Cl- से जुड़ा होता है। किस तरीके से? ये इस तरीके का एक बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो एटम है, क्लोरीन और क्लोरीन, ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। उसी तरीके से अगर हम मॉलिक्यूल को देखें तो O2 और O2 आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स।
देखो इन सब के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो लगता ही है, साथ में रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक दोनों एटम्स को या दोनों मॉलिक्यूल्स को नजदीक लेके आते हैं, और रिपल्सिव फोर्स वो होते हैं जो दोनों को थोड़ा दूर भी रखते हैं। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम जनरली मैक्सिमम टाइम पे हम सिर्फ रिपल्सिव सॉरी अट्रैक्शन फोर्स की ही बात करेंगे। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स यहाँ हम बहुत कम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सब जो है, ये सब के सब आपके क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली किसी भी एटम्स के एग्जिस्टेंस को समझाता है कि अगर कोई एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो किस फोर्स के मदद से वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, ये अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगते हैं? तो दिस attractive force this attractive force is established for प्रथम थोड़ा नेटवर्क में अपने नेटवर्क थोड़ा चेक करो। ठीक है, आवाज एक्चुअली हो सकता है नेटवर्क की वजह से कट रहा हो। ठीक है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज established फॉर द स्टेबिलिटी for the stability of any atom or molecules और आयंस। ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली क्या करते हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल का या आयंस का, चाहे तो एटम्स है, उनकी स्टेबिलिटी बनाते हैं, मतलब उनको संतुलित बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनको संतुलित बनाते हैं। देखो आवाज कट रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना घर वर में जहां भी आप बैठे हैं, अपना नेटवर्क थोड़ा इधर उधर चेक करके बैठिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप लेके घूम नहीं सकता इधर उधर। ठीक है, आप थोड़ा सा नेटवर्क अपना चेक करो और उस जगह पर बैठो जहाँ नेटवर्क थोड़ा अच्छा हो। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो भी एग्जाम्पल देखा है, इसको देखते हैं कि सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। उससे देखो आप सबको बोला था नेटवर्क चेक करो, मेरा अपने आप कट गया। हाँ सुमित, हो सकता है मेरा नेटवर्क खराब हो, लेकिन आप अपना लैपटॉप लेके नहीं ना घूम सकते इधर से उधर। आप अपना मोबाइल लेके घूम सकते हो। ठीक है, और जो लिखे थे सब गायब हो गया। उफ, चलो ठीक है, वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग से वापस से पीडीएफ निकालूंगा, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल क्या लिखा था मैंने कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। ठीक है, अभी क्लोरीन के साथ ही जब जुड़ता है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल क्या डिफाइन करता है? जैसे जैसे कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा, देगा। ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 2 और 8, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2, 8 और 8। ठीक है, इस वजह से देखिए अभी दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो गए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हो गया 8। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इसने
किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया? इसने ले लिया नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियोन का कितना होता है? 2 और 8। और इसने ले लिया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना होता है? 2, 8 और 8। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, उसके बाद ही ये सोडियम क्लोरीन से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ पाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल कहने का क्या मतलब है कि एनी एलिमेंट occupies or tries to occupy 8 electrons in its outermost shell to attain noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए ये लोग इस तरीके का काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, अभी ऑक्टेट रूल में हम एक्सेप्शन लेते हैं। एक्सेप्शंस आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम को हम यहाँ से एक्सेप्शन लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म डुप्लेट। ठीक है, डुप्लेट कहने का मतलब है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट गिवन बाय लिविस। इसको पहली बार लिविस ने दिया था, इसलिए इसे लिविस ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। तो इट इज known as लिविस ऑक्टेट रूल। ठीक है, देखो मैंने आपको लिविस का डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो ये जो ऑक्टेट रूल है ये उसी डॉट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल मैंने उस चीज को आपको बता रखा है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सिर्फ एग्जांपल दूंगा, बाकी डिटेल में हम नहीं देखेंगे, तो डिटेल में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1। उसी तरीके से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 1। ठीक, अब इन सबको हमको क्या दिखाना? डॉट में दिखाना। तो बेसिकली डॉट्स के लिए हम क्या करते हैं कि एलिमेंट का सिंबल और उसके साथ हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 एग्जाम्पल। इस तरीके से अगर हमें सोडियम दिखाना हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, अगर हमें क्लोरीन दिखाना हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7। क्लोरीन का सिंबल है ये। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी सेल में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये तरीका है लिविस स्ट्रक्चर को दिखाने का। नेक्स्ट, आयोनिक और
देखिए नेक्स्ट है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अभी आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? आयनिक बॉन्ड के लिए कंपलसरी है कि आयंस होने चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आयंस कौन कौन से हो सकते हैं? दो टाइप के आयंस हो सकते हैं, एक तो हमारा कैटायन और दूसरा हमारा एनायन। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक मिनट होल्ड करेंगे सर। हेलो।